मैं भी हेलो Yeah, Joy, go ahead. Okay. Good afternoon, everyone. Myself Deepjoy. Today we having a webinar on Alzheimer disease. The speaker is DP Savarwal. He is a great personality. He is a retired air officer, veteran, founder, chairman of Alzheimer Dementia Action Group. He delivered Alzheimer's awareness talks in 96 clubs in Bangalore and in various cities of India. He is the founder of chairman of ADRAG, जो मैंने पहले ही बोल दिया. Now we can start our webinar. Over to you, sir. Thank you. Please proceed. संदीप और दिव्य जी बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. मैं प्रेजेंटेशन भी मैंने हिंदी में बना ली है, स्लाइड्स भी Okay, सारी sir. हिंदी में हैं. सिर्फ एक स्लाइड है जो हिंदी में नहीं बन सकती थी. उसके अलावा मैं पंजाब का रहने वाला हूं तो हिंदी बोलने में मेरे को कोई तकलीफ नहीं है. सभी का आज की इस अल्जाइमर टॉक में स्वागत है. आपने बहुत सी बीमारियां सुनी होंगी जिसको हम जानलेवा कहते हैं. उनमें से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, एड्स है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर है. पर इन सब बीमारियों में से आखिरी स्थिति में से भी लोग ठीक हो जाते हैं, आके बात करते हैं कि क्या बीमारी थी. लेकिन एक बीमारी जिसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूं, जिसको अल्जाइमर्स कहते हैं, उस बीमारी में आज तक कोई भी मरीज ठीक होकर नहीं आया. और ये मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने बीमारी को उतना ही सहा है जितना कि बीमार ने. मेरी पत्नी ने ये बीमारी 12 वर्षों तक सही. जितनी तकलीफ उनको हुई शायद उससे ज्यादा मेरे को हुई होगी. तो मैं ये बीमारी क्या है आज उसके बारे में बताने जा रहा हूं. ये बीमारी दिमाग से जुड़ी हुई है और शायद इसीलिए ये उभर कर नहीं आ रही. इसको साइलेंट डिजीज बोलते हैं, चुपचाप मारने वाली बीमारी. क्योंकि हमारे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, ये कहावत है, ये मान कर चलते हैं कि किसी का दिमाग खराब है तो उसको पागल खाने में भेज दो. बचपन में हमें याद है कि अगर किसी का दिमाग था बोलते थे ये इसको तो आगरा या अमृतसर भेज दो. पर यह बीमारी ऐसी नहीं है कि उसको पागल खाने भेजा जाए, पर वो है दिमाग की बीमारी. क्या है, कैसे है, मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आपसे बात करूंगा. तो स्क्रीन शेयर करेंगे आप? स्क्रीन शेयर प्लीज. ओके, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. We can see your screen. स्क्रीन आ रही, आवाज भी आ रही है? Yes, sir. We can clearly hear. अच्छा, ठीक है. तो मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं उसको अल्जाइमर कहते हैं. तो इसमें ओके, अल्जाइमर को एक शब्द है, कहते हैं डिमेंशिया. डिमेंशिया को अगर देखा जाए तो कहते हैं दिमाग की बीमारी. ये दिमाग की बीमारी बहुत किस्म की होती है. आपके स्क्रीन के बाएं हाथ में लिखा है अल्जाइमर डिजीज. उसके बाद बीच में है वेस्कुलर डिमेंशिया, ल्यूई बॉडी डिमेंशिया, फ्रंटल डिमेंशिया.
और जो दाएं हाथ वाला कॉलम है उसके नीचे एक लाल अक्षरों में पार्किंसंस लिखा हुआ है। पार्किंसन वो बीमारी है जिसमें हाथ पैर शरीर हिलने लग जाता है। और पार्किंसंस की बीमारी 2-3% लोगों को होती है और डिमेंशिया में करीब 70-75% बीमारी डिमेंशिया अल्जाइमर्स की होती है। अच्छा, अभी तक ये मानना था कि अल्जाइमर की बीमारी 65-70 वर्षों के बाद होती है और उन लोगों को होती है जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। पर यह गलत धारणा है। आजकल ये बीमारी में 50 और उसके आजू बाजू के लोग, उस उम्र के लोगों को होने लगी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं है क्या। इस अल्जाइमर्स की बीमारी का मतलब है कि दिमाग में बदलाव आ जाता है, दैट चेंजेस इन द ब्रेन। दो किस्म में, आकार में, साइज में दिमाग घटने लग जाता है और विकार में, उसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है उसमें भी। तो दिमाग छोटा होना शुरू हो जाता है और दिमाग के अंदर जो चीजें हैं वो गायब होने लग जाती हैं। इसके कारण जिसको ये बीमारी होती है वो मरीज कभी कुछ कर लेता है और कभी नहीं करता। इसका मतलब कभी तो वो खुद से नहा लेगा या नहा लेगी और कभी नहीं हो पाएगा। 5-6 दिन कपड़े खुद से बदल लेंगे, 7वें दिन ऐसे करेंगे कि जैसे कपड़े बदलने नहीं आते। तो इससे सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है, तो कई बार जो उनको देखभाल करते हैं वो बोलते हैं ये शरारत कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है या क्या है। ये इसकी एक बड़ी अजीब सी हरकत होती है इस बीमारी की वजह से। और अल्जाइमर से पीड़ित लोगों के बहुत कुछ बदल जाता है, उनका बोलचाल, उनका व्यवहार और उनकी दिनचर्या, हर रोज करने वाली चीजों में बहुत अंतर आ जाता है। कुछ कौशल और क्षमताएं खत्म हो जाती हैं और कुछ रह जाती हैं। कुछ कुछ चीजें वो जो कर पाते हैं, जो 30, 40, 50, 60 वर्षों तक हर रोज करते हैं, वो खत्म हो जाती हैं उनमें से बहुत कुछ, और कुछ रह जाती हैं और धीरे धीरे वो भी खत्म होती जाती हैं। तो इसके जो 5 चीजें कहना चाहूंगा, ये खतरनाक बीमारी है। खतरनाक इसलिए क्योंकि इसको सहना बहुत मुश्किल है। समय के साथ साथ ये इंसान को खाने लगती है। जैसे कहते हैं आटे को घुन लग जाता है, कनक को, और वो देखते देखते किसी लायक नहीं रहती। इंसान का भी यही हाल होता है। जो इंसान 20-30 वर्षों तक सब कुछ करना सीखता है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। इसका कोई इलाज नहीं। 12 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले जब मेरी पत्नी को हुआ तब कोई इलाज नहीं था, आज भी नहीं है और अगले शायद 6-7 वर्षों में नहीं हो पाएगा। ये हर एक मरीज के लिए एक समान नहीं होती। बाकी बीमारियों में, कैंसर में, ये हर एक पेशेंट को वही दवाई देनी है, वही कीमो देनी है, वही ट्रीटमेंट देनी है। इसमें ऐसा नहीं है। हर एक बीमार अलग अलग से तरह से बिहेव करता है और जैसे मैंने बार बार कहता हूं, इसे झेलना बहुत ही मुश्किल होता है, मरीज के लिए भी और उसकी देखभाल करने वालों के लिए भी। अब लोग कहते हैं बीमारी शुरू होती है भूलने से, इसमें बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है, सामान्य बुढ़ापे में भी तो ऐसा ही होता है। अब उसमें क्या होता है, चलना, उठना, बैठना, सोचना, कुछ भी करना, सब कुछ धीमे हो जाता है। कुछ भी काम करने की गति कम हो जाती है, सोचने का ढंग धीरे हो जाता है। पर लेकिन अल्जाइमर में उससे बढ़कर है। अल्जाइमर्स में यहां से शुरू होता है और कई बार नहीं भी होता। अल्जाइमर्स में ये सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है और फिर हो ही नहीं पाता। अब जैसे नॉर्मल में, बुढ़ापे में अक्सर होता है, बाहर मिलते हैं। अब मैं भी 70 से ऊपर किसी को मिलता हूँ, 3-4 लोगों को, तो नाम भूल जाता हूँ। पार्टी में मिले 10 मिनट पहले तो भूल गया, पर घर आकर जब रात को लेटने लगते हैं, दिमाग में से बाकी सब चीजें हट जाती हैं, तब याद आ जाता है, ओ आज तो मैं माथुर से मिला था, आज तो मैं सुरेंद्र से मिला था।
पर अल्जाइमर्स में बाद में भी ये याद नहीं आता। इन दोनों में ये फर्क है। मैं कह रहा था आकार में फर्क पड़ जाता है। बाएं हाथ में एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति का ब्रेन है और दाएं हाथ में वो है जिसको अल्जाइमर्स हो चुकी है। आप देखते हैं ये साइज में छोटा हो गया है, हर साल करीब 3 से 4 मिलीमीटर तक कम हो जाता है। तो जिसको करीब 8-10 साल हुए तो आप इमेजिन कर लीजिए 2-2.5 सेंटीमीटर दिमाग वैसे ही मुट्ठी जितना होता है, अब उससे भी कम हो जाता है। और नंबर 2, अगर आप इसके अंदर दिमाग के अंदर के वो जो धारियां या लाइनें देख रहे हैं, रास्ते देख रहे हैं, अगर आप दाएं हाथ देखेंगे तो बदल जाता है। तो ये तो ऐसे ही है जैसे आप अपने घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकले, आपको रास्ता मालूम है, आप कई सालों से उसी रूट से जा रहे हैं, पर एक दिन अगर आप गए तो वो सड़क नहीं है, तो आप क्या करोगे? गुम हो जाओगे। तो यही कुछ होता है, जो वो दिमाग के रास्ते बदल जाते हैं। तो जैसे मैं अपनी पत्नी को कहता था वो मेज पर से सामने से गिलास उठा करते, तो उसको सुनने की प्रक्रिया तो ठीक थी, सुन लेती थी कि गिलास देना है, पर वो सिग्नल हाथ तक नहीं पहुंचता था, दिमाग में रहता था, कानों ने सुन लिया, हाथ तक नहीं गया, क्योंकि वो आपके घर से रेलवे स्टेशन तक का रास्ता अब नहीं रहा। तो ये होता है, साइज, आकार और विकार दोनों में दिमाग में फर्क आने लग जाता है। क्यों आता है, कुछ देर बाद इस पे बात करेंगे। ये देखिए, ये वही पिक्चर है, बाएं में सही व्यक्ति का दिमाग, दाएं में अल्जाइमर्स वाले का दिमाग, जिसको कहते हैं सिकुड़ जाता है, दिमागी सेल मरने लग जाते हैं। एक्चुअली हमारे दिमाग में करोड़ों सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। धीरे धीरे वैसे भी बुढ़ापे में, उम्र के साथ 20 साल के बाद न्यूरॉन्स नहीं बनते, 40-45 के बाद थोड़े थोड़े से कम होने शुरू हो जाते हैं। सैकड़ों मरते हैं, 8-10 बन जाते हैं, पर अल्जाइमर्स में जब मरने शुरू होते हैं तो नए नहीं बनते। इसके कारण जो काम खत्म होने लग जाती है। समय के साथ साथ गिरावट की गति तेज होने लगती है। पहले साल में कम सेल मरेंगे, दूसरे में उससे 10 गुना, तीसरे में 100 गुना, चौथे में बहुत ज्यादा। और अगर आप देखोगे ये दिमाग भी जाएंगे और 6 हिस्सों के अंदर के रास्ते भी बदल जाएंगे और आपस में हिस्सों का जो कनेक्शंस है वो खत्म हो जाए। किसी में बीच में से शुरू होकर पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, किसी में पहले नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है, किसी में दाएं से जाके ऊपर जाती है, किसी में दाएं से जाके नीचे आती है। हर एक की दिमाग की जो खराबी शुरू होती है को किसी अलग डायरेक्शन में चलती है। तो पहले कौन सी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी वो डॉक्टर को नहीं पता चलता, और आखिर में अभी तक इस गति को रोका नहीं जा सकता, अभी तक इसकी कोई मेडिसिन नहीं आई। अल्जाइमर्स का कारण क्या है? इसका कारण है कि दिमाग की कोशिका, वो क्यों मरते हैं उसके 2 कारण हैं। एक तो 2 सेल्स के बीच में प्रोटीन बीटा एमाइलाइड जिसको बोलते हैं, यही 2 इंग्लिश के अक्षर मैं मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूं। एक किस्म का प्रोटीन होता है जिसको बीटा एमाइलाइड्स कहते हैं, वो सेल्स के बीच में बनने शुरू हो जाते हैं, उसको टेक्निकल मेडिकल नेम है प्लेग्स बन जाते हैं। और दूसरा, सेल के अंदर एक और किस्म का प्रोटीन है जिसको टाउ बोलते हैं, सेल टूट जाता रही है कि ये जो प्रोटीन्स हैं इनको निकाला कैसे जाए। अब क्यों बनते हैं ये तो कोई नहीं पता, सैकड़ों साल हो गए, किडनी में, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनते हैं, क्यों बनते हैं उसको कोई नहीं रोक पाया।
वो यही कहते हैं कि स्टोन्स निकाले कैसे जाएं। तो आज जो रिसर्च सारी चल रही है वो यही है कि ये दोनों प्रोटीन्स जो बन जाते हैं इनको वहां से निकाला कैसे जाए। अच्छा, इसकी एक और बड़ी प्रॉब्लम, कोई एक टेस्ट नहीं। पहले डॉक्टर देखते हैं कोई दूसरी बीमारी तो नहीं। जब मेरी पत्नी में ये शुरू हुआ तो इन्होंने ये सोचा कि कोई टेंशन तो, स्कूल लड़ाई तो नहीं हो रही, महीने 1 साल लग जाता है। उसके बाद फिर खून पेशाब वगैरह का टेस्ट में 104 पैरामीटर्स हैं। कभी किसी में थोड़ी कमी आ गई, कभी किसी में आ गई, 1 साल उसका इलाज चला, तब पता चला कि इसके कारण नहीं है। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि दिमाग का ईईजी, सीटी, एमआरआई स्कैन करवा लीजिए। अच्छा, आपने एमआरआई सीटी स्कैन करवा लिया, और इस चक्कर में इन पहले सारे प्रोसेसेस में हमें करीब 3 साल लग गए थे मेरी वाइफ को, डॉक्टर्स ने ये डिटेक्ट करते हुए कि इसको तो एल्जाइमर्स है। तो ये इस बीमारी की सबसे और बड़ी, तो इस पे मैं ज्यादा बात बाद में फिर करूंगा। एल्जाइमर्स के मुख्य लक्षण, मेन सिम्टम्स क्या हैं? पहले तो है जी याददाश्त का कम होना या खो जाना, पर वो नॉर्मली ओल्ड एज के कारण भी होता है। अच्छा, क्योंकि मेरी पत्नी को तो ये 52 इयर्स में हो गया था, 52 साल में। वो पढ़ी लिखी थी, एमए बीएड थी, 11th-12th क्लास में योगा सीख रखा था। वो अपने सोसाइटी में लेडीज को और बच्चों को योगा सिखाती थी, पूरे घर का काम करती थी। घर में हमने अपने फ्लैट में करीब 70 गमले रख छोड़े थे, उसमें हरी सब्जियां, पौधे, फूल लगाती थी। मतलब कि इतना काम करती थी कि डॉक्टर्स समझ नहीं पाए कि इनकी याददाश्त कम क्यों हो रही है। तो ये एक कारण है, पर कई लोग इसको कहते नहीं यार चलो ये तो था, पर कहेंगे अरे यार उम्र हो गई है बापू की तो दादा की, अब याददाश्त तो होनी ही होनी है। तो ये पहला लक्षण है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लक्षण है दैनिक कार्यक्रम करने में मुश्किल। जो इंसान पिछले 50-60 साल से अपने हर दिन दिनचर्या कर रहा है उसमें थोड़ी मुश्किल होने लग जाती है। अच्छा, उसमें मैं एग्जांपल देता हूं। पहली बार जब हमें हुआ तो उसको ये भी कह सकते हैं, ये सब चीजें हम भूलने के साथ कनेक्टेड हैं। एक दिन मेरी पत्नी मुझसे बोलती है कि देखिए इसमें नमक डाला है या नमक ठीक है या नहीं ठीक। तो मैंने कहा हमारी शादी को 32 वर्ष हो गए हैं, आपने आज तक नहीं पूछा आज क्या मेरा टेस्ट ले रही हो? उसको ख्याल नहीं था, भूल गई थी, नहीं पता था। पर जब मैंने ये कहा तो इतनी देर में समझ आ गई। तो कहती क्यों, अगर मैंने आपसे पूछ लिया तो कोई गलत काम किया है बता दो, बात आई गई होगी, ठीक है। तो इसी किस्म के और चीजों में, पानी का नल खोल दिया। अब अक्सर बंदे को पता लगता है कि जब बाल्टी भरने रखते हैं तो थोड़ी देर बाद जाके नल बंद कर देते हैं, क्योंकि बाल्टी जब भर के ऊपर से पानी निकलने लगता है तो उसकी आवाज बदल जाती है, वो भूलना शुरू हो जाएगा। तो इस किस्म के जो नॉर्मल काम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल आनी शुरू हो जाती है। सामान्य योजना बनाने में तकलीफ, आपने कहीं घूमने जाना है, पैकिंग करनी है, यू डू दैट प्लानिंग। घर में आपने 2 लोगों को खाने के लिए बुलाना है, उसके लिए कितनी सब्जियां बनाई जाएं, उसकी प्लानिंग। अब इन चीजों में उनको मुश्किल आने लग गई थी। अब हम एयरफोर्स में थे, शादी के बाद मैं 22 साल रहा एयरफोर्स में, 16 जगह पे 16 ट्रांसफर्स की, सामान वामान बांधने में कोई मुश्किल नहीं थी। पर एक दिन सडनली बच्चों के पास जाना था, सूटकेस खोल के बैठी हैं, कहती हैं इसमें क्या करूं अब मैं।
तो इस किस्म की तकलीफ आनी शुरू हुई। तो वही मैंने पूछा क्या बात है, उठाओ कपड़े डाल दो। कहती बस मैंने आपसे यही सुनना था, अब आप उठा के दे दो, मैं पैक कर लूंगी। तो बात आई गई कर दी। ओके। चौथा लक्षण होता है समय को और जगह को लेके उलझन। पता नहीं सुबह उनको बोलो 7 बजे हैं, सुबह के या शाम के, जगह कौन सी जगह पर हैं, हम बाजार में आए हैं, ये कौन सी मार्केट है, वो भूल गई थी ये 17 सेक्टर की है 22 सेक्टर की है। कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, उलझन शुरू। और वो शुरू में क्या है, लोग उनको पता होता है, अच्छा जब आप प्रश्न करोगे अरे यार यहाँ तो हम रोज आते हैं, ये रेस्टोरेंट 22 सेक्टर में नहीं है 17 में है, भूल गई, अरे यार वैसे ही मजाक कर लिया, गुस्सा गलत थोड़ा किया, तो बात को टाला जाता है। दृश्य और दूरी को समझने में कठिनाई, कोई चीज या कौन इंसान कितनी दूर है। राइट, मेज पे पड़ी किताब थी तो उठा दीजिए, और डिस्टेंस का जजमेंट नहीं है कि यहीं से हाथ बढ़ा के उठाई जा सकती है या उठ के जाना पड़ेगा। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। शब्द बोलने और लिखने में कठिनाई आने लग जाती है, क्या कहना है उसमें थोड़ी रुकावट आती है, सही शब्द है वो नहीं मिलता। वो तो टीचर थी, लिखती थी रिपोर्ट कार्ड्स बच्चों के, लिखती थी, सडनली एक बार पेन लेके बैठी हैं, अब क्या लिखा है, गलत लिख दिया, जो सही वर्ड लिखना है वो नहीं लिखा, तो ये इंडिकेशंस पता लग जाती हैं। हर रोज इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को इधर उधर रखना। देखा गया है कि वो जूते उठाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, फ्रिज के अंदर रख देंगे। अब उनको इतना याद है कि ये चीज अंदर रखनी है, उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ता है, ये भूल जाएंगे कि फ्रिज का खोल लें या का सामान उठाती थी, अलमारी खोली और फ्रिज समझ के उसमें रख दिया। अच्छा, चाबियां हैं, चाबियों का गुच्छा वहीं पे रखने की बजाय जाके बाथरूम में रख दिया, और फिर ढूंढते रहो, और फिर ये बीमार कहते तो मुश्किल होती है, जो बीमार है उसको भी और जो देखभाल। किसी बात को समझने और परखने में मुश्किल होने लग जाती है। आप कहो, जैसे मैंने कहा था, एक बार वो बैठे थे तो मेज पर एक किताब और न्यूज़पेपर दोनों रखे थे, अखबार। तो मैंने कहा कन्हू मेरे को अखबार उठा के दे दो, तो उन्होंने किताब उठा के दे दी। मैंने कहा दोनों में फर्क, कहते आपने मांगी थी ना, जो मांगा था मैंने दे दिया। क्या मांगा था आप बताओ, क्या मांगा था? तो मतलब कि समझना है, और समझ गए कि किताब उठानी है, पर वो परखने में कि किताब है या अखबार है, उसमें मुश्किल उस किस्म की लगती है। व्यक्तित्व में बदलाव आ जाता है, जिसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि बीमार को पता होता है कि अंदर अंदर कुछ ना कुछ बदल रहा है। क्या बदल रहा है ये नहीं पता, क्यों बदल रहा है नहीं पता। और जब ऊपर वाले कुछ बोलते हैं कि आपने तो कभी ऐसा नहीं किया, अब क्यों कर रहे हो, तो उससे अंदर में गुस्सा, जलन, झुंझलाहट, ये सब चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। मेरी पत्नी ने कभी किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से आया तो देखा कि माली पे चिल्ला रही थी। तो मैंने कहा क्यों चिल्ला रही हो, ये काम नहीं कर रहा। मैंने कहा ये तो अपना माली नहीं है, सोसाइटी का माली है। समझ गए, तो बात को बदल दिया, सोसाइटी का माली है तो मैंने बोल दिया तो कुछ गलत किया। मतलब कि कोई गलत चीज देख के पहले जो ढंग से समझाते थे, अब उसकी बजाय गुस्सा आने लग गया था। इस किस्म का चेंजेस पर्सनालिटी में, बिहेवियर में आने लग जाती हैं। और 10वीं चीज है किसी भी काम में या सामाजिक मेल मिलाप से भागना। लोगों से मिलने जुलने से कतराने लगते हैं।
एक बार ऐसी हम पार्टीज में जाते थे, पार्टी थी तो मना किया, तो सैटरडे मॉर्निंग दिल्ली से मेरी भतीजी आ गई। मैंने कहा पिंकी तुम कैसे आई? कहती कल रात चाची जी ने फोन किया था कि आ जाओ। तो मैंने कहा क्यों किया था? कहते पार्टी में मैंने नहीं जाना था, आप मना करते, अब ये आ गई, अब तो मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि उनको अपने आप में फर्क आने लग जाता है, तो इसलिए वो लोगों से मिलने से भागने लगते हैं। तो ये 10 लक्षण हैं जिनको मैं कहता हूं कि अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो इन लक्षणों को आप नोट करना शुरू कीजिए। अगर 3-4 लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं तो आप नॉर्मल फिजिशियन से नहीं, साइकेट्रिस्ट से नहीं, साइकोलॉजिस्ट से नहीं, न्यूरो जो दिमाग के डॉक्टर है उनसे मिलिए और कहिए कि ये 3-3, 4-4 चीजें होने लगी हैं। अच्छा, आज से 15 साल पहले जब मेरी पत्नी को ये चीजें शुरू हुई तो ये डॉक्टर्स को भी मेरा ख्याल है इतना नहीं मालूम था, 15 साल। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये मेरे बातचीत करने का यही है रीजन, यही कारण है कि ये 10 कारणों में से अगर 3-4 लक्षण मौजूद हैं तो ये सीरियस केस है। इसको टालिए मत कि ये तो होता ही है, दिमागी प्रेशर होगा, आज ज्यादा काम कर लिया, आज थकावट है, ये उम्र का तकाजा है। नहीं, ये शायद अल्जाइमर्स की तरफ इशारा करता है। ओके, ये चीज है जैसे हम पतझड़ में देखते हैं कि पेड़ों से पत्ते गिरते हैं पर वो पत्ते फिर आ जाते हैं। ये दिमाग को अगर आप समझिए कि दिमाग में से पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं और 3-4-5-6 साल बाद ये सारे का सारा पत्ते गायब हैं, ठूंठ रह जाता है। बंदे की सोचने की शक्ति, इसमें जो मैंने 6 चीजें कही थी उसमें याद रखना सबसे पहले है लोग खाना पीना, ये सारे के सारे काम धीरे 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 होने बंद हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई पत्ता ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये देखिए अल्जाइमर से पीड़ित लोग क्या करते हैं, चीजें उनकी गुम हो जाती हैं, वो जानी पहचानी जगहों में खो जाते हैं, असुरक्षित काम करते हैं। तीसरे का मतलब है एक और चौथा बार बार फोन किए जाते हैं, बेटे को करें, वाइफ को करें, खाना खिलाओ नहीं खाना, बाथरूम लेके जाइए नहीं जाना, ब्रश कर लो नहीं करना, दूसरों से घर वालों की शिकायत करना। कोई घर में आए, मेरे को तो खाना नहीं देते, मेरे को तो डांटते रहते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये वही 7वीं झूठी कहानियां बनाना और सुनाना हो जाता है। उसमें कई कहानियां अंदर ही करते हैं, कई फिर वो दूसरों के साथ चले जाते हैं, दूसरों की मदद लेने से इनकार करते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से दिमाग खराब नहीं हुआ तो कहीं कहीं आता है कि अरे ये तो मैं कर सकती थी, मैं क्यों करूं, मैं तो खुद कर लूंगी। तो जब कोई करने लगता है तो उसको मना कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है, अरे खुद तो होता नहीं, मेरे को भी नहीं करने देते, राइट। और गालियां निकालना अक्सर हो जाता है, हमारे साथ हुआ। एक दिन मेरा बड़ा बेटा पुलिस में है, वो आया था मिलने हैदराबाद से। जो इन दरवाजा खोल के मैंने देखा तो गालियां शुरू हो गई, पंजाबी माँ बहन की गालियां। मैं और मेरा बेटा एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, हक्के बक्के हो क्या गया। शनिवार का दिन था, शनिवार इतवार बड़ी मुश्किल से निकाला। सोमवार को मैं डॉक्टर, ये तो अक्सर होता है क्योंकि ये गालियां उन्होंने बचपन में सुन रखी थी, उनके दिमाग में बैठी थी। पर जब तक तो दिमाग कंट्रोल था वो नहीं निकालते थे, समझते थे गलत है। अब उनको गलत सही की पहचान नहीं रही तो बोल दिया। जैसे उन्होंने ये बोला मेरे को खाना खाना है, वैसे गालियां निकाल दी, बिना बात चीखना चिल्लाना, अचानक से कभी हंसने लग जाना, कभी रोने लग जाना, चीजें उठाकर फेंकना, कभी बाहर कभी दूसरों पर।
बेवक्त सोना, जागना, दिन में सारा दिन सोना और सारी रात को जागना, कहीं पर भी कपड़े उतार देना। वो इसलिए होता है कि जब उनको प्रेशर पड़ता है नहीं है तो वो जहां पर हैं वहीं पे उतार कर कपड़े उतार देंगे। हमेशा अपने आप को बीमार समझना, किसी भी चीज पर नजरें गड़ाए रखना। एक बार नजर टिक गई तो 2, 4, 5, 10, 15 मिनट वहीं बैठे हैं उसी मुद्रा में। खाने पीने से या तो इनकार करना या फिर हर वक्त कुछ दे दो। खाना खा के चुके हैं, 10 मिनट बाद खाना दे दो, फिर 15 मिनट बाद भूख लगी है, दे दो। क्योंकि पता नहीं, दिमाग में, पेट में और दिमाग में आपस में तालमेल नहीं, पता नहीं कि मेरा पेट भर चुका है। दूसरों को मारना या मारने की कोशिश करना, दिन में सपने देखना वो सामने कोई खड़ा है, बाथरूम में नहीं जाना, वहां तो अंधेरे में कोई है, मेरे को पकड़ लेगा। उसके बाद फिर वो बैलेंस खत्म हो जाता है, ढंग से न चल सकते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं, या तो चूल्हा टूट जाता है या बैकबोन टूट जाती है, बेड पे लग जाते हैं, वहां पे लेटे लेटे इन्फेक्शंस हो जाती हैं, और फिर डॉट 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 डॉट, उसके बाद तो सब कुछ खत्म। अच्छा, ये जो चीज मैंने आपको कही है तो आप समझते होंगे, समझ गए होंगे कि ये काफी मुश्किल काम है ऐसे बीमार को संभालना। बीमार को नहीं पता क्या हो रहा है, उसको नहीं पता मैं गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, पर ऊपर वाले के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मेरे लिए मुश्किल था, अरे 30-35 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, ढंग से कर रहे हो, अब क्यों नहीं कर रहे? तो उससे अगर किसी को हुआ है तो 3 चीजें हैं, ये 3 पिक्चर्स दिखाई हैं लेफ्ट और राइट में, फर्क देख लीजिए। आपने करना तो है, मेरे से लोग कहते थे, मैं पूछता था मेरे पास चॉइस है क्या? करना है ना। अब कैसे करना है ये उस पर निर्भर है। अगर आप दुखी होके करोगे तो जो दाएं हाथ वाली पिक्चर है आपका शक्ल वैसी हो जाएगी, खुश होके करोगे तो जैसे बाई वाली है वो हो जाएगी। बीमार की देखभाल करना है वो तो आज मैं नहीं गया, वो तो अलग ही विषय है, उसके लिए तो अलग से 35-40 मिनट चाहिए। पहले अगर ग्रुप में अगर कोई इस किस्म का है, अगर आप समझते हो आपके घर में, पड़ोस पड़ोस में, जान पहचान में कोई ऐसा सिम्टम्स है, तो पहले उसको आप डॉक्टर से जाके जांच करवाइए। और उसमें फिर यह है, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, केयर गिवर्स के ग्रुप्स हैं, फिर उसमें आपको शामिल कर लेंगे। उसमें जो लोग जिनको वही प्रॉब्लम्स हैं वो डालते हैं, जो उसे जूझ रहे हैं उसके सॉल्यूशंस दे देंगे। होता क्या है, मैं आज जिस तकलीफ से गुजरा हूं, कोई दूसरा उस तकलीफ में बाद में आएगा, और कोई जो पहले आ चुका है, मैं अभी नहीं आया, तो आपस में बातचीत करने से बहुत फर्क पड़ता है। और आखिर में ये मेरी आखिरी स्लाइड है, ये जो बाएं हाथ है, हैंडलिंग अल्जाइमर्स विद करेज, ये किताब 4 साल पहले लिखी थी। इसका 8 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, बंगाली में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। सो ये है। और ये दूसरी जो राइट में है, इसका अभी पिछले महीने ये किताब रिलीज हुई है। ये जो जिस डॉक्टर ने मेरी वाइफ का इलाज किया था 10-12 साल, ये डॉक्टर हेगड़े के साथ मिलकर लिखी हुई है। ये दोनों किताबें, इन किताबों की बिक्री से जो कुछ पैसा आता है, हमने एक अल्जाइमर फंड बना रखा है, बेंगलोर में हमने एक संस्था बनाई है नेशनल लेवल की। अगर किसी को ये किताबें चाहिए तो दोनों किताबों का सेट इस नंबर पे मैसेज दे दीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है। अभी हम ऑफिशियल अकाउंट, बैंक अकाउंट खुल रहा है, वो सीधा एड्रैग इंडिया के हिसाब से चला जाएगा, पर जब तक वो नहीं बनता तो अगर किसी को किताबें चाहिए हम भेज देंगे इस नंबर पे, 400 रुपए का सेट भेजा जाएगा। मेरी प्रेजेंटेशन इतनी ही थी। अब इसके बाद जिसके जो जो प्रश्न हैं मैं कोशिश करूंगा उनको उत्तर दूं।
अब मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं पेशे से इंजीनियर हूं। मैंने 25 साल एयरफोर्स में गुजारे, उसके बाद नौकरी छोड़ के मैं 20 साल तक प्रोफेसर रहा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एमबीए इंस्टीट्यूट्स में, और 4 साल कर रहा हूँ, एल्जाइमर्स का काम कर रहा हूँ, एक बच्चों के अनाथालय से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरे 2 काम हैं। इसके बाद अब डॉक्टर नहीं हूं, पर इस बीमारी पे कुछ ना कुछ बोल सकता हूं। अब आपके जो सवाल हैं मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच सर, इतना बेहतरीन आपने हर एक चीज को पूरी बारीकी से बताया, और बहुत सारी चीजें हमें भी आज जो है समझ में आई। इससे पहले हमेशा बहुत से पे लगता था अरे इसको क्यों कुछ समझता नहीं है, इसको कुछ बोला जाता है तो सुनता नहीं है, या फिर ये बार बार बोल क्यों जाता है। तो मे भी उनको भी कुछ लक्षण इसका हो सकता है, या फिर वो जो लक्षण है वो इस बीमारी का हिस्सा हो सकता है, और हमें डॉक्टर के पास जाने चाहिए, हमें उनका जो है ट्रीटमेंट के लिए या फिर उनका ख्याल रखना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग जो हमारे साथ आज के कॉल पर जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग का कुछ सवाल है तो प्लीज़ आप लोग चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और अनम्यूट करके आप वो सवाल सर से पूछ सकते हैं। हाँ, मंगल नाम का एक प्रश्न मैंने उसमें देखा, उन्होंने डाला था सर क्या पीडीएफ पे भेजा मिल सकता है। मंगल, अभी तक हमने पीडीएफ पे भेजना से पूछ लूंगा, मुश्किल नहीं होनी चाहिए, भेजा जा सकता है। पर पीडीएफ से भेजने का यही एक हो सकता है कि जो चीज प्रॉब्लम है, किताब रेफर करनी है, तो बंदा किताब खोल सकता है। हर बार आप कंप्यूटर खोल के पीडीएफ किताब ऐसे भेजने के उसलिए नहीं है। तो इसलिए हमने एक बार सोचा था, पर फिर ये डिसाइड किया कि पीडीएफ पे नहीं भेजेंगे। डॉक्टर पल्लवी, आई वांट टू से इंग्लिश में थी, मैं हिंदी में बोला। जी। उसके बाद फिर मैंने एक और जगह से पता नहीं कहां फिर मैंने हिंदी में प्रेजेंटेशन बना ली थी। तो आज सुबह जब मैं बात हुई संदीप से कि सर हिंदी में होगा, तो मैंने 1 घंटा बैठ के इसमें थोड़ी सी करेक्शंस की। अब जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो अभी भी देखा 2-3 गलतियां हैं, तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में वो गलती अभी मैं दूर कर लूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो वैसे मच। ये जो एल्जाइमर्स की किताब का जो हिंदी अनुवाद किया वो मैंने खुद किया है। बाकी भाषाओं के लिए अच्छा। प्रोफेशनल से हिंदी में अनुवाद मैंने खुद किया है। वाह, काफी अच्छा लगा सुन के। मेरे ख्याल से अब अरित्रा सर अगर कुछ क्लोजिंग रिमार्क देना चाहेंगे। तो उससे पहले अगर कोई और प्रश्न हो तो किसी का। हाँ जी, शायद एक क्वेश्चन है चैट पे। अगर पढ़ के बता दो तो मेरे को चैट में थोड़ा पढ़ने में मुश्किल होती है। जी जी, बिल्कुल। देवजॉय, आप खुद को अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं? जी हाँ बोलो देवजॉय। हाँ सर, एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, मेरे भी होती है कि बिना बिना मतलब कोई रीजन नहीं होती, बस कभी कभी रोना आता है, मतलब कोई कारण नहीं है, मुझे पता चलता है कि क्यों मैं रो रही हूँ, बस हो जाती है, बस रोने के बाद थोड़ा सा फील बेटर ऐसे लगता है। अरे तुम्हारी उम्र में हंसना ज्यादा चाहिए, पर कभी कभी रो लेती हो तो कोई बात नहीं है। एल्जाइमर्स इस उम्र में आज तक नहीं आई। ओके, तो वो तो कोई डॉक्टर ही बता पाएगा। तो मैं तो मरीज की जिनको एल्जाइमर्स है उनकी बात कर रहा हूं।
वो टीवी देखती थी, कभी कभी रोने लग जाती थी, या कभी कोई पुरानी बातें बैठे बैठे याद आई, और बाकी पेशेंट्स के साथ भी हो रहा है, सडनली कोई चीज याद आ गई तो हंसने लग गए। तो ये है कि दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। हमें अगर ऐसा होता है तो हम अपना हंसना और रोना रोक लेते हैं, सबके सामने नहीं करते, अलग से जाके करते हैं। वो होता है दिमाग में कंट्रोल। इसमें कंट्रोल नहीं है तो वहीं पे बैठे शुरू हो जाता है। तो आपका जो रोने वाला बनता है वो कोई, आई थिंक मेरे हमारे हिसाब से सामान्य बात है, चिंता का विषय नहीं है। जी, मैंने साइकियाट्रिस्ट भी दिखाया था। और हाँ, तो क्या बोले? चलो वो बात की बात है, यहाँ पे नहीं खोलेंगे, सबके सामने नहीं बात करेंगे। जी जी, आप डॉक्टर थैंक यू पल्लवी से सर। बात कर लीजिए, शी विल बी एबल टू हेल्प यू। ओके सर। ओके। So I think अरित्रा दे, सर ओवर टू यू। Yes. आगे का बात कर Yes. सकते थैंक यू बीपी सरोवर सर, बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात किया। अल्जाइमर्स के बारे में दुनिया में बाहर उतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो आपने जो एक्सपीरियंसेस शेयर किया ये बहुत लोगों को काम आएगा। एंड आपने बहुत सरल भाषा में इतना कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक को आज हमारे सामने प्रेजेंट किया। आपका बात सुन के मुझे 25 साल पुराना कुछ याद आ गया। मेरे नाना जी को भी अल्जाइमर्स हुए थे, और कुछ लाइक कुछ पल के लिए आपने जो जो चीज बोल रहे थे बहुत कुछ चीजें मैच कर रहे थे। मेरे मम्मी प्राइमरी केयर गिवर था उस टाइम। ही सर्वाइव फॉर 6 years अंडर दैट कंडीशन, बट एक फ्लैशबैक जैसे फील हुआ। और मुझे लगता है कि इस बीमारी में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत चीजें होते हैं। और आप जैसे बोल रहे थे कि किसी का उम्र होते तो लोग भूलना शुरू कर देते। मेरा नाना जी को 65 के ईयर्स में हुआ था ये चीज। तो ये आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है। बट आई थिंक सर, अगर आप एक और सेशन हमारे साथ ले सकते हैं जिसमें एज अ केयर गिवर उनको क्या क्या चीजें सोचना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए प्रॉब्लम को, आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड आई ओपनर। तो आई थिंक आज आपने जो समराइज किया कि सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना, क्या क्या सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करके कुछ कंक्लूजन पे मत जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि जो जो टेस्टिंग करना चाहिए, जो जो चीज होना चाहिए वो डॉक्टर आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। बट आइडेंटिफाई करना टाइम पे इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर। एंड अगर आप कभी संदीप आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के केयर गिवर वाली पार्ट, क्योंकि मैं अपने मम्मी को देखा था कितना कुछ एडजस्ट करना होता है, कितना कुछ समझना, क्योंकि उनकी मतलब मेरे नाना जी जैसे मैं बोल रहा था, ही वाज अ वेरी बिग शॉट डॉक्टर थे, बहुत पब्लिक लाइफ थे उनका एक, एंड सडनली एवरीथिंग केम क्रैशिंग डाउन वन फाइन डे। तो आई थिंक केयर गिवर्स टिपिकली फैमिली के अंदर होते हैं, और उनके दिमाग में जो एक रहता है कि ये ऐसा है, और अगला दिन कुछ और हो जाता है। तो वो हाउ टू हैंडल दैट काइंड ऑफ अ थिंग, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर, आई वुड पॉसिबली लुक फॉरवर्ड टू दैट टू, अगर आपके पास टाइम रहे तो। और थैंक यू सो मच सर, दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे यू प्रेजेंटेड इतना कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक। और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा आपके इस बात से सुन के। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। जहां तक आपने 2 प्रश्न उठाए हैं, एक तो टाइम का, मेरे को याद है एक उर्दू का शेर किसी ने कहा था, जब भी जी चाहे बुला लो मुझको, जब भी जी चाहे बुला लो मुझको, मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ ना सकूं। तो उस हिसाब से मेरे को जब भी आप टाई अप कीजिए, उस समय उस दिन मेरा कोई लेक्चर नहीं होना चाहिए। जैसे आज सुबह भी मैंने एक मनीला फिलीपींस में टॉक दी है, सुबह मेरा 8:30 बजे वहां का प्रोग्राम था, तो कोई चिंता नहीं। और एक और हिंदी का दोहा था कबीर जी का, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, रस्सी बार बार घिसने पे पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं। तो आपने बड़ी अच्छी तरह से ढंग से दिया है। अब 100 से ज्यादा यही चीजें बोल चुका हूं, बार बार बोल चुका हूं। अब भी अगर ढंग से नहीं बोल पाया तो मेरे को बोलना बंद कर देना चाहिए। एनीवे,
थैंक यू। और जहां तक आपने कहा केयर गिवर्स का, जो दूसरी किताब है वो बिल्कुल केयर गिवर्स के लिए ही लिखी है। पहले वाली किताब में तो कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरी अपनी जर्नी, वाइफ की जर्नी, आधी पर्सनल है, पर दूसरी किताब जो डॉक्टर सौम्या हेगड़े के साथ लिखी है वो बिल्कुल केयर गिवर्स के लिए ही है। ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज। पर मैं टाइम फिक्स कर लीजिए, मैं एक सेकंड सेशन केयर गिवर्स पे उनको क्या क्या करना चाहिए ताकि पेशेंट की और उनकी तकलीफें कम हो, मैं लेक्चर दे दूंगा, मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, यस सर, थैंक यू, थैंक यू संदीप, सो मच सर। थैंक यू पल्लवी फॉर बाय मेकिंग इट सर। हैपन। और संदीप, बाकी और ग्रुप में भी अगर कोई हो सके कभी भी कहीं भी, ओके। और आप सभी से निवेदन है, अरेंज कर लीजिए बात, मेरा टेलीफोन नंबर है, आप अपने ग्रुप में। आजकल मैं क्या कहता हूं कि आजकल 70-75 साल के लोगों को अगर हो रही है तो उनके बच्चे जो 45-50 के हैं वो अपनी जिंदगी में इतने मशरूफ हैं कि उनको शायद टाइम नहीं मिले, पर जो 18-20 साल के हैं, पोते पोती नाते नाती, उनको टाइम मिलता है, वो केयर करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की। सो हमें उन बच्चों तक जाके उनको अवेयरनेस देनी चाहिए सॉरी, कि अगर इन 10 में से कोई सिम्टम्स हैं तो वो अपने पेरेंट्स को बोले कि भैया इनको ले चलो। नहीं तो वही होता है कि मत बताओ, मेरी दादी को था, हमें बचपन में बोला गया था बाहर जाके मत बताना, दादी का दिमाग खराब है, छुपा लो इसको। ये छुपाने वाली चीज नहीं है, लेट शेयर इट आउट। ओके, यस सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।